हाँ तो देखिए एजुकेशन ई लर्निंग यूट्यूबर बुक अतीत माध्यमिक शिक्षा परिषद एजुकेशन जनरल मैथ हमारे लिंक हैं फेसबुक पर, आपके ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर और जीमेल पर। आप इन जगहों से हमारे पीडीएफ जो है प्राप्त कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा लाइक और कमेंट कीजिए। मैथ चैप्टर है, अंकगणित है, तो इस मैथ चैप्टर में कुछ विषय की सूची दी गई है, जिसमें संख्या पद्धति, सांख्यिकी योग्यता में सरलीकरण, भिन्न, दशमलव, वर्गमूल एवं घनमूल, घातांक एवं सारणी, लस एवं मस, द्विधारी संख्या प्रणाली, सभी परीक्षण, लघुगणक, संख्या पर आधारित प्रश्न, अनुपात समानुपात, औसत, आयु संबंधी प्रश्न, साझेदारी, एंकी नियम, समय और कार्य दूरी, नल और हौज के प्रश्न, रेल, नाव एवं धारा संबंधित, प्रतिशत, लाभ हानि, बट्टा, स्टॉक एवं शेयर, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, मिश्रण, प्रत्यायिकता, संख्या और श्रेणी। इसी के साथ आगे आने वाले में समय घड़ी, क्रम संचय, समुच्चय, क्षेत्रमिति, त्रिकोणमिति, ऊंचाई दूरी, ज्यामिति, बीजगणित, तालिका, ग्राफ, द्विघात समीकरण, वृत्त, क्षेत्रफल एवं परिणाम, वृत्त, पिरामिड और प्रिज्म, केंद्रीय मापी की प्रवृत्ति के अंतर्गत आने वाले समांतर माध्य, माध्यिका, माध्यांक एवं माध्य, बहुलक, विक्षेपण या विचलन, ग्राफ। तो ये देखिए इसमें ट्रिग्नोमेट्री भी है, त्रिकोणमिति। यह हम सामान्य अध्ययन के अंतर्गत समस्त परीक्षाओं में तथा हाई स्कूल इंटर बेसिस पर ये पाठ्यक्रम तैयार किए हैं। इसमें बेसिक चीज़ें जितनी भी हैं जो 1 से लेकर 12 तक कक्षाओं में समावेश है, और इन्हीं का जो ये पाठ्यक्रम हम नोट्स तैयार किए हैं। और ये समस्त परीक्षाएं यूपी टेट, रेलवे, समूह ग, लेखपाल भर्ती बोर्ड, अन्य जैसे परीक्षाएं आती हैं, उन परीक्षाओं के देखते हुए ये पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं हमसे। इन लिंकों पर संपर्क करके पीडीएफ आपको मिल जाएगा। किसी भी प्रकार की परीक्षा की यदि तैयारी कर रहे हैं तो इन्हें एक बार यदि देखते हैं, 2 बार देख लेते हैं तो अवश्य उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर देंगे। तो इस बेस से यह पाठ्यक्रम, यह नोट्स तैयार किया गया। तो आइए हम कुछ चंद विषयों के विषय में, चंद चैप्टरों के विषय में कुछ सुना देते हैं, अध्ययन कर लेते हैं। इसके बाद प्रत्येक वीडियो हम आपको हमारी प्रत्येक वीडियो में जाकर, हमारे यूट्यूब लिंक पर जाकर समस्त विषयों का अध्ययन, क्लास हाई स्कूल, क्लास 12 मैथ और विज्ञान, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सारी विषयों का नोट्स उस पर तैयार किया हुआ है और पढ़ाया गया है कक्षा में। उनके नोट्स भी आप देख सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे चैनल पर आप यदि आते हैं तो समस्त गणित और विज्ञान से भरा हुआ समस्त अध्ययन मिलेगा। तो आइए हम इस चैप्टर में देखते हैं। पहला चैप्टर हमने सुना है और देखा है, पढ़ते भी आए हैं, लेकिन ये बेसिक चीज़ें ध्यान नहीं रहती है। जिसमें कहा गया है कि वे संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या कहलाती हैं। वे संख्याएं जो गणना करने में प्रयुक्त की जाती हैं संख्या कहलाती हैं। इनके अंतर्गत जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत तक कही जाती हैं, ये प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं 2 प्रकार की मानी जाती हैं, जिसमें पहला धन पूर्णांक और दूसरा ऋण पूर्णांक संख्याएं। धन पूर्णांक वे संख्याएं जो धन पूर्णांक होती हैं
उसे धन पूर्णांक कहते हैं। एग्जाम्पल में देखा जाए जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अनंत तक ये धन पूर्णांक की संख्याएं मानी जाती हैं। इसी के साथ ऋण पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं जो ऋण पूर्णांक संख्या होती हैं उसे ऋण पूर्णांक कहते हैं। जैसे -1, -2, -3, -5, 6, 7, 8, 9 इस तरह से ये माइनस की पूर्णांक संख्याएं होती हैं। अब इनके विषय में आता है अगला कि पूर्ण संख्या क्या है। प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 जीरो को सम्मिलित यानी जीरो को लेकर हम पूर्ण संख्याएं मानते हैं। आता है पूर्णांक। सभी पूर्णांक धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक होती हैं। जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ये सारी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं। परंतु अगला है परमेय संख्याएं क्या होती है। वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है, परमेय संख्या कहलाती है। जैसे 5, -2, 4/5, 0 आदि ये परमेय संख्याएं मानी जाती हैं। ये छात्र जो सीटेट, ईपीटेट, टीजीटी, यूजीसी का फर्स्ट पेपर तैयार कर रहे हैं छात्र, वे इस सिलेबस को देखकर एक बार अपने उज्जवल भविष्य की कामना कर सकते हैं। अपरिमेय वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। जैसे कड़ी 3, कड़ी 2, कड़ी 5 आदि ऐसी संख्याएं हैं जो अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं हैं जो परमेय संख्या अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या ही कहते हैं। परमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याएं ये वास्तविक संख्याएं ही कहलाती हैं। सम संख्याएं वे संख्याएं सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं, अर्थात 2, 4, 6, 8 आदि ये सम संख्याएं होती हैं। विषम संख्याएं वे सभी संख्याएं जो पूर्णतः विभाजित नहीं होती। जैसे 1, 3, 5, 7 ये कभी विभाजित होने वाली संख्याएं नहीं है। इस तरह से ई लर्निंग बुक यूट्यूब से आप प्राप्त कर सकते हैं। अगला आता है अभाज्य। अभाज्य क्या है? अभाज्य संख्याएं वे सभी संख्याएं जो एक से व स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे देखा जाए 2, 3, 5, 7, 11 यह एक ऐसी संख्याएं हैं ये सब जो स्वयं अपने से ही विभाजित हो सकती हैं, अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं हो सकती हैं। ऐसी संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। भाज्य संख्याएं वे सभी संख्याएं जो एक व स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक अन्य संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 9 विभाजित होगा 4 दूनी 8, 9 3 3 का 9, 15 5 से 5 3 15, 11 कम गया। ये ऐसी संख्याएं हैं जो भाज्य हो सकती हैं, स्वयं एक संख्या से भाज्य हो सकती हैं, कम से कम एक संख्या से भाज्य होती हैं। इसी स्टेप में आता है यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो। देखें, अब भाज्य संख्याएं के विषय में हम अध्ययन थोड़ा सा करते हैं कि कितनी भाज्य संख्याएं यदि आपके पास आती हैं या दी जाती हैं एग्जाम में, तो उसे आप कैसे हल करते हैं, क्या उसके नियम हैं, क्या रूल्स हैं, चंद मिनटों में हम उसे कैसे अनुभव कर सकते हैं। लाखों में संख्या, हजारों में संख्या, करोड़ों में संख्या दे दी गई क्वेश्चन में और कह दी गई कि यह संख्या किसके विभाजक है, तो कैसे पहचान पाएंगे कि यह है इसका विभाजक। इसके लिए सरल उपाय, सरल नियम दिए गए हैं। जैसे यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो या अंतिम अंक
2 का गुणज हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। ये रूल है इसके। जैसे में दिया गया है, यदि 30 और 36 को ले लिया जाए तो 2 से विभाजित हो जाएंगी, 2 से 30 भी विभाजित हो जाएगा और 36 भी 2 से विभाजित हो जाएगा। तो इसमें कहा गया कि अंतिम अंक शून्य हो या अंतिम अंक 2 से गुणज हो। जैसे 6 2 का गुणज बन रहा है, यदि ये गुणज नहीं बनता, जैसे 9 अगर यहाँ 9 रहता तो ये गुणज नहीं बनता। ऐसी स्थिति में यह जो है पूर्ण संख्या नहीं मानी जाती। तो इस तरह से 2 का गुणज ये दोनों संख्याएं हैं, अदर संख्याएं इसी तरह से एग्जाम्पल में मान लेते हैं। जैसे 35 है, चूंकि 35 इसकी जगह रख दिया जाए तो 5 जो है 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, ठीक है, इसलिए इसे हमें जो है मानना पड़ता है। दूसरा चरण आता है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग, प्रश्न यही कहता है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग उसे विभाजित हो तो वह संख्या ही उसी पूर्ण विभाजित हो जाएगी। अर्थात देखते हैं, जैसे 402 है, 402 के अंकों का योग कितना है? 6, 4 2 6। यदि उस अंकों का योग उसे विभाजित हो तो वह अंकों की पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ठीक है। मान लीजिए कोई संख्या है और उसका योग कर दीजिए और योग से उससे भाग दे दीजिए, अगर वो विभाजित हो जाएगा तो वो पूर्णतः है। जैसे में इनका योग 6 है और 6 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। ये संख्या जो है 6 और 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। भाग देकर दे दीजिएगा। जैसे कर देते हैं, आपका 6 से ले लेते हैं, यह है आपका 402, भाग दे दीजिए तो ये होगा कितने बार जाए? 6 छवा का 36, 6 सते 42, ज्यादा हो जाएगा, 6 बार गया, 6 छवा का 36। अब इसमें से घटा दीजिए माइनस करके, तो ये आ जाएगा 4 4 और 2 42 हो गया और 6 सते 42, ठीक है। इस तरह से यह संख्या विभाजित हो गई। तो इसी तरह से यह माना जाता है कि जो संख्या विभाजित हो जाती हैं उसे, तो यह पूर्णतः विभाजित है। इसी तरह से यदि 3 से भाग दिया जाएगा तभी 3 1 कम 3, 0 तो रह गया, 3 3 का 9, ठीक है। इसके बाद 12 हो जाएगा, 3 चौका 12। ये 3 से भी संख्या विभाजित हो जाएगी। यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से कट जाते हैं, कह रहा है यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से कट जाते हैं तो वह संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब इसमें देखा गया, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, किसी संख्या के अंतिम 2 अंक ले लीजिए और उसको 4 से भाग दे दीजिए, अगर वो कट जाता है तो ये समझिए कि 4 से वो पूर्णतः विभाजित होंगी। ये रूल है। चौथा स्टेप है, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक, क्या हुआ? यदि किसी संख्या का अंतिम अंक या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे 205, 320, यदि संख्याएं 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी, क्योंकि 5 से भाग दीजिए, 5 चौका 20, 5 एकम 5 और ये भी 5। तो कह रहा कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 5 या 0 हो, यदि 0 हो या 5 हो तो वह संख्या अवश्य ही 5 से विभाजित हो जाएगी, अर्थात 5 का गुणज वह बन जाएगा। इसी तरह से 5वां नियम दिया गया है, यदि कोई संख्या 2 व 3 से अलग अलग विभाजित हो, 2 व 3 से अलग अलग विभाजित हो तो वह 6 के अंतर्गत विभाजित हो जाएगी। जैसे 510 संख्या 2 से भी कर सकती है और 3 से भी कर सकती है। तो इनकी पहचान 510 से
की जाती है जो 0 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। यदि किसी संख्या के अंतिम अंक 3 अंक 8 से कट जाते हैं, देखिए किसी संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से पूर्णतः वह कट जाती है तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ऐसे स्थिति में उसे हम कहेंगे कि 8 का गुणनखंड है। जैसे 52 48 के अंतिम 3 अंक 24 8 248 को ले लीजिए और 3 अंकों से 248 में 8 का भाग देने पर पूरा कट जाता है, इसलिए यह हम कह सकते हैं यह भी 8 का गुणज है। किसी भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी, जैसे 576 है, अंकों का योग 18 है। यदि किसी संख्या के अंकों का योग उसे पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो वह संख्या तो ये 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे 576 अंकों का योग कितना हो गया, 576 6 5 11 11 7 18 अंकों का योग 18 है और 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, इसलिए यह जो है मानी जाती है। तो इस तरह से ये भाज्य अभाज्य संख्याओं का हम जो है गुणज निकालते हैं, हल करते हैं। आगे आता है लघुकरक, लघुत्तम समापवर्तक। वह छोटी से छोटी संख्याएं जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित होती है। जैसे 8 है, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये जो है 8 2 से विभाजित होगा। यह नियम है कि पहले संख्याओं का गुणनखंड करते हैं, पुनः पहली और दूसरी तीसरी संख्या का समूह सर्वनिष्ठ लेते हैं, कॉमन जिसे कहते हैं, आपस में गुणा करते हैं और शेष के भी लेकर गुणा कर देते हैं। ऐसे प्रक्रिया लघुत्तम समापवर्त का निष्कर्ष बताती हैं। अब जैसे देखा जाए उदाहरण के रूप में 18 15 और 22 का लघुगुणक बताइए। तो ऐसे स्थिति में 18 का गुणज 2 × 3 × 3 मानी 2 3 6 और 6 3 18। 15 का है 3 × 5 5 3 15। 12 का है 2 2 × 2 × 3, ये भी 12 हो गया। 2 2 4 3 12। लसअप में जब हम लिखते हैं तो इन्हीं संख्याओं में आपका 2 से 2 कट गया, 2 आ गया है, 1 2 आपका बचा हुआ है और 3 से 3 कट गया और इस 3 कट गया तो ये 3 कट गया, 1 3 बचा हुआ है और 5 का ज्यों का त्यों रख देते हैं। अब हम गुणा करते हैं, 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 6 18 तो 12 6 72 25 180। इनके मान जो है 180 लघुत्तम आएंगे। तो लघुत्तम ज्ञात करने के लिए आपका यही विधि अति उत्तम है। अब सुन लीजिए, ये विधियां जो है लघुत्तम में अपनाई जाती हैं। CSC HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसे कहते हैं, अर्थात महत्तम समापवर्तक जिसे कहते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है। महत्वपूर्ण बातें गुणनखंड विधि से देखा गया है। 24 का 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 3 का 24। 36 का इसी जगह देखा गया, 2 दूनी 4 3 12 12 3 36। तो अब इसमें देखा गया 2 2 का गुणज, 2 2 का गुणज और 3 3 का गुणज। तो जो संख्याएं काट देती हैं, पूर्णतः विभाजित होती हैं दोनों में, वही उनका जो आंसर होता है। तो 2 दूनी 4 3 12 इनका जो है आंसर होता है। अब किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हम कैसे इसे लगाते हैं। 24 और 36 को पूर्णतः विभाजित 12 करता है। 912 हुआ। दी हुई संख्या का छोटे छोटे गुणनखंड कर लो और उसमें से सर्वनिष्ठ गुणनखंड ले लो और आपस में गुणा कर दो।
तो इस तरह से यह प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। गुणनखंड आता है, दी हुई संख्या छोटे छोटे गुणनखंड कर लो और सार्वजनिक गुणनखंड के आपस में गुणा कर दो, यही उसका नियम है। जब कोई संख्या किसी दूसरी संख्या को पूरा या विभाजित कर दे, शेष कुछ न बचे, ऐसे को हम गुणज कहते हैं, अर्थात गुणनखंड कहते हैं। जैसे 5 का गुणनखंड 1, 3, 5, 9, 15, 45 होता है। पहला पद गुणे दूसरा पद। अगला सूत्र है, पहला पद 45 का गुणनखंड 1, 3, 5, 9, 15, 45। 45 से सम करता है, 1 से भी कर सकता है 45, 5 से भी कर सकता है और 9 से भी कर सकता है, 15 से कर सकता है, 45 से कर सकता है। चौथा है, पहला पद गुणे दूसरा पद बराबर लस गुणे मस, जिसमें दो संख्याओं के लस और मस गुणनफल वही होता है जो उन दो संख्याओं का गुणनफल होता है, जो उन दो संख्याओं का गुणनफल होता है। आइए इसमें देखते हैं उदाहरण में। 140 और 210 और 315 का मौसम ज्ञात कीजिए। ये हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया है और इस क्वेश्चन को हल करते समय दो विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। पहला प्रथम विधि भाग विधि और दूसरा गुणनखंड विधि। भाग विधि में 140 से 210 में हम भाग देते हैं। एक बार गया 70 गया आया और 140 में 2 बार गया, ये कट गया, अर्थात 70 और 35, 315 का मौसम 35 है। अब हम 315 को लेते हैं, 70 भागे 315 बराबर 4 बार जाता है, 4 में 280 आता है और शेष जो है 35 बचता है। 35 से भाग देते हैं, 2 बार जाता है, अब आपका ये जो है 70 आता है। तो इस तरह से ये जो है मान तैयार होते हैं। तो अभी से संख्या इस यही विधि में है, 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 5 से काटेंगे, 7 से काटेंगे, 3 से काटेंगे और 3 से काटेंगे। अब इन संख्याओं में देखते हैं कि कौन सी संख्या जोड़ा बन गई, मतलब ये दो जोड़ा बन गए और इधर ये 2, और जोड़ा न बनने वाली संख्याएं कौन सी हैं, 7 और 5। इसलिए आने वाला गुणनफल हमारा मसप अभिष्ट 7 गुणे 5 बराबर 35 होगा। इसी तरह लघुत्तम में आइए देखते हैं एग्जाम्पल हम। यही प्रक्रिया लघुत्तम में भी अपनाई जाती है, जिसमें 18, 24, 36 का लघुत्तम संख्या ज्ञात करो। 18, 24, 36 का लघुत्तम संख्या ज्ञात करने के लिए 18 गुणनखंड विधि, 24 और 36, 2 का गुणन 2 9 18 और 2 का गुणन 12 दूनी 24 और 2 का 18 दूनी 36। फिर 2 से काटिए, 9 नहीं कटेगा, 12 कट जाएगा 6 बार और 2 9 18। 3 से चलते हैं, 3 एक कम 3, 3 3 का 9, 3 आ गया और 3 दूनी 6 और 3 का 9 में करते हैं, 3 3 का 9 अर्थात 3 से करते हैं तो 1 2 1। अब इनका जो है मौसा निकालेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार हो गया, गुणे 3 इंटू 3, आंसर 72 आ गया। इसी तरह दूसरा उदाहरण है, 2 संख्याओं का मौसा 4 है, 2 संख्याओं का मौसा 4 है तथा लसा 7 है। यदि इसमें से एक संख्या 20 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या बराबर मस गुणे लस, मस 4 है और लस 60 है बटा दूसरी संख्या।
पहली संख्या इसमें 20 है, इसलिए प्रश्नानुसार दूसरी संख्या बराबर 60 × 4/20 बराबर 12, यानी 12 इसका जो है आंसर आ जाता है। काटने पर 0 0 कट गया, 2 कम 2 2 3 बार 3 का 6 में गुणा कर दिया 18 आ गया। इसी तरह से वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए जिनके यदि 2 जोड़ दो तो योगफल 12 और 32 और 48 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो 12, 32, 48 का गुणनखंड करते हैं और इनका लघुत्तम लेते हैं, जिसमें लघुत्तम आपका 90 आता है और उसमें से 2 घटाते हैं, 4 जोड़, देखिए हम प्रश्न मिस्टेक है, आई एम सॉरी, इसको देख लिया जाएगा त्रुटि में। तो इस तरह से ये मान इसके होते हैं। वही चीजें वह घड़ी के वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसमें 35 और 63 को भाग दे तो शेष बचे। देखें यह क्वेश्चन है आया हुआ, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे 35 और 63 को भाग दे तो 3 शेष बचे। इनके लिए 35 - 3 बराबर 32 आ जाता है और 63 - 3 बराबर 60 आता है। मौसम पर बराबर 32 भागे 60 देते हैं, तो 32 से कम 32 घटा देते हैं, 28 आ गया। 28 से 32 में भाग देते हैं एक बार, तो ये आ जाता है 4। इनका आंसर जो है 4 शेष बचता है। ठीक है, तो इस तरह से यह हमारे जो अगला चक्रवृद्धि ब्याज है, इसको हम अगले वीडियो में आपको देखेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमें व्हाट्सएप नंबर, ईमेल नंबर या अन्य स्रोतों से हमें सूचित कर सकते हैं। आपका फ्री पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाता है, फ्री पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। और ये ईपीटेट, सीटेट, अन्य समस्त परीक्षाओं, रेलवे बोर्ड, अदर्स बोर्ड के लिए बहुत उपयोगी और बहुत काट छाट कर ये पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। सो धन्यवाद। आगे अगली वीडियो में अगले चैप्टरों पर मिलते रहेंगे।